हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है एवलिन क्लेनी द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर था जिसके दो पार्ट्स थे, उसका पहला पार्ट एवलिन क्लेनी यहाँ है, दूसरा पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपको मिल जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर मैंने साथ में डाला हुआ है तो, वरना आप अगले दिन चेक करें, ठीक है। क्योंकि दोनों कहानियों का रिश्ता नहीं था कोई, इसलिए मैंने इनको अलग अलग डालने का फैसला लिया। मतलब अलग एक दो दिन बाद भी ये डाली जा सकती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वरना आप लोग जानते होंगे कि अगर इसकी कोई कहानी हो जो पूरी तरह से एक ही कहानी हो, उसके पार्ट्स हो, तो मैं सारे पार्ट एक साथ डालता हूँ। इसी वजह से मेरे चैनल पे काफ़ी असर भी पड़ता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आप लोगों की भलाई देखनी है, ये कि अगर आप लोग कभी कोई वीडियो देखना शुरू करें, पहले दिन मेरे डालते हैं तो आपको सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फैसला किया कि चलो एक दो दिन बाद भी इसको डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फ़िलहाल ये पार्ट आप पढ़ें, एवलिन ग्लेनी द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि एवलिन ग्लेनी वाला हिस्सा। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी की कहानी है ये, जो डेफ थी, बहरी थी। कैसे वो म्यूजिक सुनती हैं बिना उसको सुने। हियर और लिसन दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है, दोनों का अंतर आपको पता होगा, नहीं पता होगा उस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, सॉरी। वैसे आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमने बहुत बातें कर ली, 1.5 मिनट बातें कर ली बिना पढ़ाई किए हुए। चलिए इसको शुरू करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. रश आवर क्राउड, रश आवर की जो भीड़ थी, रश आवर कहा जाता है उस वक्त को जब भीड़ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होती है, काम धंधे की तलाश में जब लोग जा रहे होते हैं या अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। वो जो टाइम होता है सुबह का, दोपहर का या शाम का टाइम, उसको रश आवर कहते हैं। तो रश आवर की वो जो भीड़ थी, वो धक्का मुक्की कर रही थी अपनी अपनी जगह बनाने के लिए। कहाँ? उस अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, यहाँ स्लाइड का यही मतलब है, जो 17 साल की थी लेकिन अपने 17 साल की उम्र से कम दिख रही थी। वो थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी बेचैन थी, थोड़ी व्याकुल थी, फिर भी एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। उसको जब आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस महसूस हुई। ट्रेन आ रही थी, उसको उसका कंपन महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। उसका पहला दिन था प्रतिष्ठित लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में आज उसका पहला दिन था। और किसी भी टीनेजर, 17 साल की थी, 13 से 19 तक के लोगों को टीनेजर का कहते हैं इंग्लिश में, किशोर हिंदी में। तो ये एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी एक तरीके का डराने वाली बात थी कि मैं इतनी बड़ी जगह पे जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। खास तौर पे एक ऐसे टीनेजर के लिए जो अभी अभी स्कॉटलैंड से अपने फार्म से आई थी, जहाँ वो गायों और खेतों के बीच में रहती थी। बट this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये जो उभरती हुई संगीतकार थी, इसके सामने एक ज़्यादा बड़ी चुनौती थी, जितनी बाकी लोगों के सामने होती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी। और वो चुनौती क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूरी तरह से बहरी थी। वैसे प्रोफाउंड गहराई दिखाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह दिखाने के लिए यूज़ हुआ है। प्रोफाउंडली डेफ, पूरी तरह से वो बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी, जो इस लड़की का नाम था, उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हुई थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इनकी माताजी याद करती हैं कि इन्होंने ध्यान दिया था पहली बार कब, कि कुछ तो गड़बड़ है मेरी बेटी के साथ, जब इनकी बेटी 8 साल की थी और पियानो बजाने का इंतज़ार करी थी स्टेज पे। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि इसने सुना भी नहीं है, कि इसको आवाज़ दी जा रही है कि एवलिन ग्लेनी, आइए अब आपकी परफॉर्मेंस की बारी है।
सेज इजाबेल क्लेनी यानी इसकी माँ ये बात कहती हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. काफी लंबे समय तक एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में सफलता हासिल की। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ढक के रखना। छुपा के रखा अपने यार दोस्तों, शिक्षकों और माँ बाप से। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन 11 साल का होते होते उनके जो ग्रेड्स आते थे, मार्क्स आते थे, जो नंबर आते थे परीक्षा में, वो कम होने लगे, घटने लगे। और इनकी जो हेड मिस्ट्रेस साहिबा थी, उन्होंने इनके माता पिता से एक तरीके से अपील की, प्रार्थना की, उनको सलाह दी कि इन्हें किसी स्पेशलिस्ट से ले जाके आप दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये पता चला कि उनके सुनने की क्षमता काफ़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। उनकी जो श्रवण शक्ति है वो काफ़ी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। किस वजह से? उनके नर्व डैमेज की वजह से। नर्व्स आपको पता ही होगा शरीर के ज़रे ज़रे में होती हैं, टिश्यूज़ के अंदर। तो धीरे धीरे वो डैमेज हुए। कान के अंदर भी होंगे नर्व्स। इसकी वजह से इनके सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked back, says Evelyn. उन लोगों को सलाह दी गई कि भाई इनको हेयरिंग एड पहनाइए। हेयरिंग एड छोटा सा ब्लूटूथ की तरह का एक होता था, लेकिन ब्लूटूथ की तरह दिखने में होता था, काफ़ी ब्लूटूथ नहीं होता था, उसका ब्लूटूथ से कोई कनेक्शन नहीं है, बस देखने में ऐसा होता था। तो आप उनको हेयरिंग एड पहनाइए, सलाह दी गई इनके माता पिता को, और एक ऐसे स्कूल में भेजिए जो बहरे लोगों के लिए ही होता है, बधिर जिनको हिंदी में कहते हैं। एवलिन इस बात को याद करके कहती हैं कि हर सारी चीज़ एकाएक काली दिखने लगी थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने संकल्प ले लिया कि वो आम जिंदगी, सामान्य जीवन व्यतीत करेंगी और जो संगीत में उनकी रुचि है उसको फॉलो करेंगे। परसू का मतलब होता है उसका पीछा करना, उसको पाने की इच्छा करना, उसके लिए काम करना। तो उसकी चाहत करेंगी, उसकी साधना करेंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने देखा एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक्स से शुरू होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। मैंने देखा तो है नहीं कभी, मतलब इसमें देखा हुआ मैंने पिक्चर्स वगैरह में। तो वही जाइलोफोन होता है। तो वो बजाते हुए उन्होंने एक लड़की को देखा और इन्होंने निर्णय लिया कि ये भी बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उनके ज़्यादातर शिक्षकों ने उनको हतोत्साहित किया। कहाँ? जहाँ ये सीखने जाती थी संगीत, वहाँ। बहुत से शिक्षकों ने इनको हतोत्साहित किया वहाँ पे, जब इन्होंने देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए, निर्णय लिया कि मैं भी बजाऊंगी संगीत एकेडमी में जिसमें वो जाती थी। अभी रॉयल एकेडमी की बात नहीं आई है, वहाँ ये नहीं पहुँची। तो बहुत से शिक्षकों ने उनको कहा कि मत करो, लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो थे उनके वहाँ पे परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट कहा जाता है जो धप धप करके बजने वाले वाद्य यंत्रों को बजाता है, यानी कि जैसे तबला हुआ, ड्रम हुआ, ये सब जिन पे आप चोट करके उनको बजाते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स साहब ने इनको हतोत्साहित नहीं किया। इन्होंने इनके अंदर जो पोटेंशियल था, जो संभावना थी, उसको पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने इनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। दो अलग अलग ड्रम रखे इन्होंने, बड़े ड्रम, दो अलग अलग तरह के, उनको अलग अलग नोट्स पे उनको ट्यून कर दिया। नोट्स यानी आवाज़ की, एक तरीके से आप ये समझ लें किस तरीके की आवाज़ निकलेगी, वैसा नोट उसमें सेट किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. एवलिन कहती हैं वो क्या कहा करते थे, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो,
किसी और तरह से महसूस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. एकाएक मैंने महसूस किया, एवलिन कहती है, एकाएक मैंने महसूस किया कि जो ड्रम हायर नोट पे सेट था, मैं उसको कमर के ऊपर से महसूस कर पा रही थी, उसकी वाइब्रेशंस को, और जो लोअर नोट वाला था उसको कमर के नीचे से। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स साहब ने ये एक्सरसाइज दोहराई और एकाएक एवलिन को महसूस हुआ, एवलिन ने क्या पाया कि वो अलग अलग नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर पा रही थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. कहती है कि मैंने सीख लिया था अपने शरीर को और अपने दिमाग को खोलना संगीत के लिए, ध्वनियों के लिए और कंपनों के लिए। बाकी सब कुछ क्या था? दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत। She never looked back from that point onwards. वहां से उन्होंने कभी मुड़ के देखा नहीं। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, नौजवानों के ग्रुप के साथ। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बता दिया है। बेसिकली म्यूजिशियंस का एक बैंड ही होता है जो कुछ खास तरीके के एक्ट्स परफॉर्म करता है। तो नौजवानों के ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम के टूर पर चली गई और 16 साल का होते होते उन्होंने सोच लिया था कि संगीत को ही अपनी दुनिया बनाना है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. इसके बाद इन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देना मतलब जाके वहाँ अपनी प्रतिभा दिखाते हैं लोग कि मुझे भी ले लीजिए आप। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन इन्होंने दिया। उसके बाद और इन्होंने जो मार्क्स हासिल किए वो उसके हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स में से एक थे। यानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में आज तक उतने मार्क्स बहुत कम ही लोगों ने हासिल किए थे। पहले होने के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी एक समझो कामयाबी हासिल की। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल काम यानी ऑर्केस्ट्रा से जुड़ा हुआ जो काम था उसको इन्होंने छोड़ा और सोलो परफॉर्मेंस पे ध्यान देने लगी, अकेले गाने पे ध्यान देने लगी। 3 साल का इनका कोर्स था। उस वक्त तक जब ये ख़त्म हुआ ये कोर्स, तब तक इन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब के बावजूद एवलिन कभी ये नहीं मानती कि उन्होंने जो किया वो बड़ा अद्भुत था, बड़ा ही हीरो वाला काम था, बड़ा ही ज़बरदस्त काम था। क्या कहती हैं? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कहते हैं कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. अगर आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे, ऐसा इनका कहना। और वो बिल्कुल पहुँची कहाँ? एकदम ऊंचाई पे। दुनिया की सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली जानी मानी मल्टी परकशनिस्ट। परकशनिस्ट वर्ड आया था, मैंने आपको बता दिया, थाप देकर जो लोग बजाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स को, उनको परकशनिस्ट कहा जाता है। जैसे तबला, ढोल, ड्रम, नगाड़ा वगैरह वगैरह। ये मल्टी परकशनिस्ट थी। इस तरह के थाप दे के चोट करके बजाने वाले हजारों वाद्य यंत्र इनको बजाने आते थे। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इनका जो शेड्यूल था वो इंटरनेशनल था, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। ये कभी इस देश में जाके परफॉर्म करती थी, कभी इस देश में। हेक्टिक था यानी काफ़ी थका देने वाला था, काफ़ी बिजी था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बड़ा हैरान कर देने वाला है, बड़ा अद्भुत है एवलिन को देखना कि बिना सुने वो इतनी
एफर्टलेसली काम करती हैं, यानी कि बिना ज़्यादा प्रयास के। ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई दिक्कत होती है, जबकि वो सुन नहीं सकती। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ जो इंटरव्यूअर हैं डेब्रा क्राउली हैं, शायद डेब्रा काउली जो भी इनका नाम था, तो वो कहती हैं कि हमने 2 घंटे तक डिस्कशन की। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा एक भी शब्द वो नहीं समझ पाई हो, सब कुछ वो समझ पा रही थी। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. कहती हैं झाड़ियों जैसी दाढ़ी वाले मर्द ही मुझे थोड़ी परेशानी देते हैं। वो हंस के कहती हैं। कौन? एवलिन ग्लेनी। बुशी, बुश यानी कि झाड़ी, बुशी यानी झाड़ियों जैसा। बुशी बियर्ड आप देखते हैं ना, बेतरतीब होती है जो झाड़ियाँ लंबी लंबी बड़ी बड़ी जिनसे मुंह ढक जाता है। तो वही हंस के कहती हैं कि ऐसी दाढ़ियों वाले लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। क्या कहती हैं? अपने सुनने के तरीके के बारे में बताती हैं कि ऐसा नहीं मैं सिर्फ होठों को पढ़ती हूँ, बल्कि पूरे चेहरे पे ध्यान देती हूँ, आँखों पे भी, कि होठ जो कह रहे हैं आँखों में वही भाव है कि नहीं। तब मैं समझ जाती हूँ ये इंसान क्या कह रहा है असल। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटलैंड वाले लहजे में वो बिना रुके, बिना ज़्यादा परेशानी के, बिना किसी परेशानी के वो साफ साफ बोलती हैं। क्या कहती हैं? जबकि आमतौर पे बहरे लोग साफ नहीं बोल पाते, लेकिन ये बोलती है। कहती है माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वजह ये है कि मैं साफ बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो मैं सुन पाती थी अच्छे से। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इस बात से ये बात स्पष्ट नहीं होती कि उन्होंने कैसे फ्रेंच सीखी और कैसे बेसिक जैपनीज सीखी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और जब संगीत की बात आती है तो वो एक्सप्लेन करती हैं, कहती हैं कि ये मेरे शरीर के हर हिस्से से, हर जर्रे से बह बह के मेरे शरीर में घुसता है संगीत। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। संगीत गुदगुदाता है मेरी त्वचा को, मेरी चमड़ी को, मेरे गाल की हड्डियों को, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी घुस के गुदगुदी करता है संगीत। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजा रही होती हैं तो उन्हें उसकी ध्वनि महसूस होती है उन लकड़ी की डंडियों से जिनसे जाइलोफोन पे चोट की जाती है, उससे निकल के धीरे धीरे इनकी उंगलियों पे, उंगली के कोनों पे आती हुई। By learning against the drums, by leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. Sorry, flowing का इस्तेमाल हुआ है, सुबह सुबह पढ़ाने में अक्सर कई बार मुझे दिक्कत होती है। But by leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. जब वो टेक लगा के खड़ी होती है, लीन का मतलब होता है टेक लगा के खड़े होना या झुक के खड़े होना। जब वो टेक लगा के खड़ी होती है ड्रम्स से, तो उन्हें महसूस होता है गूंज जो होती है उसकी, वो उनकी पूरी बॉडी में महसूस होती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। लकड़ी के मंच पे जब वो खड़ी होती हैं तो अपने जूते उतार देती हैं ताकि जो कंपन है वो उनके नंगे पाँव से होते हुए उनकी टांगों में जाए और उन्हें महसूस हो। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन को देख के उनकी ऑडियंस काफ़ी खुश होती है, चकित हो जाती है कि कितने अद्भुत ये अदाकारा है, संगीतकार है, जो सुन नहीं सकती फिर भी इतना अच्छा बजाती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में इनको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का सम्मानित अवार्ड मिला, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन एक तरीके का जो म्यूजिशियंस के ऊपर नज़र रखता है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, म्यूज़िक लवर्स का है। और सोलिस्ट ऑफ द ईयर का मतलब हुआ पूरे साल भर में जिसने सबसे ज़्यादा सोलो गाने गाए हों। सोलोइस्ट कहाँ है उसको जाता है जो अकेले गाता हो, एकल संगीत। ऐसा नहीं कि ये डुएट नहीं गाती होंगी, गाती होंगी,
लेकिन इनके सोलो परफॉर्मेंसेस को ही ध्यान में रखा गया होगा इस अवार्ड को देते हुए। यानी कि इन्होंने डुएट कितने भी अच्छे या कितने भी बुरे गाए हों, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जैसे क्रिकेट में टेस्ट की रेटिंग का असर या टेस्ट के रन्स वनडे में काउंट नहीं होते, उसी तरह। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. जेम्स ब्लेड साहब जो काफ़ी बड़े परकशनिस्ट हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित, वो कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन बदले में उन्होंने उसे दिया है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। क्या है? हम जिन चीज़ों को सुनते हैं वो महसूस कर पाती है। हम बस सुन पाते हैं, लेकिन वो महसूस कर पाती है, और वो भी हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से, कहीं ज़्यादा गहराई से। यही वजह है कि वो संगीत को इतनी खूबसूरती से निभाती है, उसको एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन ये बात स्वीकार करती है कि एक तरीके की वर्कaholic है। वर्कaholic कहा जाता है कोई ऐसा इंसान जो बस काम 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 में ही उलझे रहना चाहता हो, उलझा रहता हो। क्या कहती हैं? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। कहती हैं बस मुझे काम करना ही पड़ता है, कई बार जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे भी ज़्यादा, लेकिन इसके बदले में जो मुझे इनाम मिलते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कंसर्ट तो करती ही हैं एवलिन ग्लेनी, पैसे लेके स्टेज पे गाने वाले काम, लेकिन इसके अलावा वो फ्री कंसर्ट भी करती हैं। कहाँ? जेलों में और हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और अपनी इस बिजी शेड्यूल में से काफ़ी समय निकाल के ये जो नन्हे म्यूजिशियंस हैं नए, उनको भी ट्रेनिंग देने की कोशिश करती हैं, हाई प्रायोरिटी देती हैं, यानी प्राथमिकता देती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. बिथोवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बिथोवन, मोजार्ट, इन लोगों ने, ये लोग काफ़ी फेमस म्यूजिशियन है, काफ़ी बहुत टाइम पहले ये लोग आए थे, 200-300 साल पहले। आज भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों ने जो चीज़ें क्रिएट की थी उसकी वजह से। तो बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहरे बच्चों के लिए पैसे जुटाता है, उनके लिए काम करता है। तो उसकी जो सदस्य हैं एन रिचलिन, वो कहती हैं इनके बारे में कि ये एक काफ़ी जगमगाता हुआ प्रेरणा स्रोत है, जगमगाती हुई प्रेरणा स्रोत है बहरे बच्चों के लिए। कौन? एवलिन ग्लेनी बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। बहरे बच्चे जब इनको देखते हैं तो वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि कोई दुनिया में वो चीज़ नहीं है, कोई काम नहीं जो वो ना कर सकते हो, क्योंकि हमारी तरह ही बहरी ये लड़की यहाँ तक पहुँच गई है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी इतनी छोटी उम्र में ही इतनी चीज़ें हासिल कर चुकी हैं जो उनसे दोगुनी उम्र के लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं, कम ही लोग कर पाते हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Percussion यानी कि ढोल, तबला, ये सब चीज़ें जब पहले रहती थी ऑर्केस्ट्रा में, पीछे की तरफ होती थी, आगे वाली लाइन गिटार्स वगैरह के लिए होती थी, वोकल्स के लिए होती थी, लेकिन उस चीज़ को पीछे से ये आगे ले आई हैं, दुनिया को दिखा दिया है कि परकशन यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स पे जो म्यूज़िक होता है वो भी काफ़ी मूविंग हो सकता है, काफ़ी हार्ट टचिंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, आई कैन। उन्होंने उन लोगों को प्रेरणा दी है जो लोग अपंग हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोग उनकी तरफ देख के सोचते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और दूसरी तरफ, और अंत में यह बात भी कह लीजिए, नॉट द लिस्ट मतलब ये भी कम नहीं है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपने संगीत से आनंदित भी किया है।
और इस तरह डेबरा काउली की लिखी हुई एवलिन ग्लेनी की एक छोटी सी कहानी जो उन्होंने इंटरव्यू लेके लिखी थी, बायोग्राफी, तो ये ख़त्म हुई। मिलते हैं आपसे हम शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान में, यानी कि साउंड ऑफ म्यूज़िक के दूसरे पार्ट में। एक बार आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर दें, अगर नहीं है तो 1-2 दिन के बाद आप चेक करें। तो मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।